हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग f बराबर r/2 पर जो आधारित आंगिक प्रश्न होंगे यानी न्यूमेरिकल, उसको इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करते हैं। तो ये जो हमारा आज का लेक्चर है ये किस पर डिपेंड है, तो f बराबर r/2 हमने अपना पिछला लेक्चर में इस फार्मूला को सिद्ध किए थे। और आज अब हम करते क्या हैं कि इस फार्मूला पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल हैं यानी जो भी आंकिक प्रश्न हैं उनको इसमें क्या किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा कि भाई कैसे इस पर बनता है। और बहुत इजी टाइप से है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, नहीं, सिंपल है। क्योंकि फार्मूला देख रहे हैं f बराबर r/2, जब फार्मूला इसका इतना सिंपल है तो भाई इसका न्यूमेरिकल भी तो उतना हार्ड होंगे नहीं। हाँ, इसमें अब कुछ बातों को थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, और कौन सी बातें उसको थोड़ा समझ लेते हैं ना। पहला ही देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है क्या वो किसी दर्पण के नाम लेकर दे रहा है। जैसे कहता है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, तब तो वहाँ पर थोड़ा हमें कुछ दिमाग लगानी होगी। क्या चीज़ को, चिन्ह को देखते हुए। अब चिन्ह कैसे सर, क्या देखना है, इस पर हम बात करते हैं अभी। अगर हमारा क्वेश्चन दे दिया कि गोलीय दर्पण में, जैसे क्वेश्चन आ गया कि ये गोलीय दर्पण में फोकस का मान है तो आर का मान बताइए, या कहीं दे दिया कि ये गोलीय दर्पण में आर का मान है, एफ का मान बताइए। तो अगर गोलीय दर्पण दे दिया तो यहाँ पर हम चिन्ह का कोई जरूरत नहीं समझेंगे, मतलब चिन्ह पर मेरा ध्यान ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगर कहीं कह दे कि नहीं अब गोलीय दर्पण नहीं है, कहीं ना कहीं नाम दे दिया कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, मतलब कि अब एक दर्पण का नाम लेकर पुकार दिया, तो उस कंडीशन में कुछ बातों को हमें क्या करना होगा, समझना होगा, मतलब नोट करना होगा। अब क्या नोट करेंगे, तो चिन्ह परिपाटी हम लोग आगे इसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में, कि चिन्ह परिपाटी क्या होते हैं। लेकिन अब हमारा f बराबर r/2 जो न्यूमेरिकल है उसको बनाने के लिए थोड़ा सा हिंट हमें चाहिए, ठीक है। और विशेष तौर पर हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे जब उसका टाइम आएगा तो लेकिन अभी तो न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो अवतल दर्पण है इसमें बातों को ध्यान दीजिए कि जो f होता है, मतलब f क्या, फोकस दूरी। आप इसके संकेत के साथ साथ पूरा भाई नाम जानिएगा तभी ना होगा। तो इसका पूरा नाम हमने पीछे ही बता दिया है, क्या है, फोकस दूरी। तो अगर कहीं अवतल दर्पण है तो उसका जो फोकस दूरी होता है ना, उसका मान माइनस में आएगा। मतलब माइनस में आएगा चाहे नहीं आएगा उससे हमको मतलब नहीं है। याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। क्या याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, कौन दर्पण की, तो अवतल दर्पण की। कौन दूरी भैया, तो फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है। यहाँ से बात समझे। दूसरी बात कि अब जब किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस, तो यहाँ जब f का मान माइनस तो r का मान भी निकालेंगे तो क्या में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये कैसे सर, भाई f का मान अगर माइनस दिया है, आई दो मान लीजिए कि भागा में गुणा में आ जाएगा, तो माइनस तो रहेगा ना जी। तो r का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर अभी ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो न्यूमेरिकल में तुरंत समझ में आ जाएगा, पहले यहाँ पर याद रखना जरूरी है। चलिए r जो है, r ये क्या है, तो इसका नाम हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या। इसका नाम हम लोग क्या जानते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो चलिए अब वक्रता त्रिज्या जो होती है इसकी चिन्ह क्या होगी, तो चिन्ह भैया ऊपर जब माइनस है तो नीचे वाला भी माइनस होगा। ये दोनों बात हमें न्यूमेरिकल बनाते समय ध्यान में रखना होगा। ये अभी बात हमने किसके लिए किया, अवतल दर्पण। अगर कहीं ना कहीं अब नाम ले लेगा उत्तल दर्पण का, तो सेम प्रोसेस अब पलट जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा का मतलब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, भाई नहीं कि लेटर उल्टा कर दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है ना। तो बताइए, दर्पण जैसे ही बदलेगा, कौन सा दर्पण, अवतल ना होकर अब क्या आ जाएगा, उत्तल। चलिए उसको भी देख लेते हैं कि जब उत्तल आएगा तो क्या होगा। अब तो सेम चीजें तो समझ गए, आप खुद से भी लिख सकते हैं नोट करके। कब, जब ये दर्पण क्या हो मेरा, उत्तल हो, ठीक है, उत्तल।
अब देखिए, अब बताइए क्या होगा। उत्तल होगा तो फोकस दूरी का जो चिन्ह आएगा उत्तल में वो होगा प्लस में, यानी धनात्मक। वही बात जब किसी का फोकस प्लस में तो उसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या में, प्लस में आएंगी। वो भी भाई प्लस में, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे पर आधारित है। मान लीजिए कि हम आधारित है अपने माता पिता पर, तो जब माता पिता का विकास होगा, पिताजी खूब अच्छा खासा मेहनत करके विकास करेंगे तो हमारा भी ना उनके साथ साथ हो रहा है जी, क्योंकि हम उनके ही संतान हैं। अभी ना कि गांव घर के लोग विकास कर रहा है तो हमारा विकास होगा, कैसे होगा? नहीं ना होगा। हम जिस पर आधारित होते हैं अगर वो विकास करेगा तो हमारा भी विकास होगा। बात समझ पा रहे हैं ना जी? तो वैसे ही एफ आर एक दूसरे पर किसी न किसी वजह से आधारित है। वजह क्या, ये तो सिद्ध भी किए थे हम लोग। तो ये एफ आर आधारित हैं, अगर एफ जी प्लस तो आर जी भी प्लस। एफ कहेंगे कि हम होंगे माइनस तो आर का कहेंगे हम प्लस होंगे, नहीं ना जी, वो भी होंगे माइनस। अगर किसी का माता पिता रोगड़ है, माने थोड़ा सा रोगी व्यक्ति है मान लिया, तो उनका संतान बाहुबली जन्म लेगा कि वो कहीं ना कहीं कुछ बीमार टाइप का हो सकता है। मैंने वो समझने के लिए बोल दिए नहीं। तो है जो है उत्तल दर्पण में चीज़ों को याद रखेंगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल बनाने, यानी आंकिक प्रश्न को हल करने। तो इन सब बातों को आप नोट कर लीजिए। अब रहा बात कि आंकिक प्रश्न कैसे बनाया जाए, तो उसके लिए हमें बुक लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अब ये बोर्ड है, इस पर पहले से आगे चल के कहीं ना कहीं मेरा मेहनत रहेगा तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएंगे। क्या मेहनत रंग लाएगी अगर हम अपने ईमानदारी से और कंटिन्यूअस करेंगे और धैर्य रख के तब। और आप लोगों ने देखा भी कि मेरा शुरुआत जब हुआ तो एक छोटा से बोर्ड से, अब थोड़ा सा उससे बड़ा बोर्ड लिए, अपना खुद का एक स्टूडियो छोटा सा बनाए और धीरे धीरे और विकास करेंगे। मन में पहले में विचार को मान लेना है कि मेहनत करेंगे तो करेंगे। कहा जाता है ना जी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो इसी बात को याद रखिए कि मानना नहीं है हार, ठान लेना है कि जीतेंगे ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, ये अपना आंकिक प्रश्न को हल करते हैं। और देखा जाए बुक आप लोग अगर है आपके पास तो देखिए, भारती भवन हो या कोई भी बुक हो, तो मेरे पास है बुक। चलते हैं उसी बुक से अध्ययन करते हैं आंकिक प्रश्नों को। आप लोग चाहेंगे तो आंकिक प्रश्नों को हम अगर बोलेंगे तो लिख भी सकते हैं, ठीक है? चलिए पहले बोल देते हैं आंकिक प्रश्न को। हम देखिए क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं, आप भी लिख लेंगे। आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल, हम लोग अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को सुनिए, लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप समझ जाएंगे तो कहीं ना कहीं खुद से बना लेंगे। बुकों में बहुत सारे होंगे न्यूमेरिकल। पहला क्वेश्चन हेडिंग डाल दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। एक बार और स्लो बोल रहे हैं, आप चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना, लेकिन सुनिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, यहां तक समझे। यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर हो, यदि उसकी वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर हो, 36 सेंटीमीटर हो। अब देखिए यहां हम हल करेंगे। मान लिया कि मेरा क्वेश्चन अब लिखा हुआ है, लिखने में थोड़ा समय लगेगा, कहेंगे तो लिख भी देंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि सर नहीं लिख दीजिए तो फिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे तो कितना लिखा जाएगा, वीडियो भी लॉन्ग बन नहीं रहा है तो और इसमें भी आ जाएगा समस्या। तो क्यों ना हम सुनकर बातें या घर पर अपना वीडियो को रोक रोक के लिख लें पहले क्वेश्चन, और ही बेटर बन जाएगा और आपके पास क्वेश्चन भी रहेगा। क्या, तो चलिए इसको हम हल करते हैं कि क्या क्या कह रहा है, इसको हल किया जाए। देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमें लिखना होगा, दिया है कुछ क्वेश्चन में तो दिया रहेगा ना जी। मैं अपना समस्याओं का हल कैसे करेंगे, कुछ समस्याएं रहेगी तभी तो उसको हल किया जाएगा।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या हुआ है, दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन सी बातें दी है, कौन कौन सी बातें निकालनी है, ये यहीं से पता चलेगा। तो दिया हुआ में क्या लिखा है, फोकस दूरी ज्ञात करें, किसमें, अवतल दर्पण में। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा अवतल दर्पण। कहेंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, क्या लिखना ही जरूरी है। देखिए ये नाम ले लिया है, नाम ले लिया है, कहीं ना कहीं हमें इसका चिन्ह का प्रयोग करना होगा। अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो कैसे जानेंगे कि प्लस रखे कि माइनस रखे, बात समझे। आप एग्जाम में अगर एक मेथड से लिखेंगे तो मार्क जो है एग्जामिनर अच्छा ढंग से देगा। आप खीर पूरी लिख के आ जाएंगे ना तो वो खीर पूरी कर देगा, समझ रहे हैं। इसीलिए हमें ऐसा काम करना है कि लोगों से थोड़ा हट कर मेरा कॉपी दिखे। क्यों, क्योंकि जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, उसी काम को अलग ढंग से करता है। तो हमें भी अपने काम को थोड़ा अलग ढंग से करना होगा। हम मानते हैं कि मेरे साथ कई लोग पढ़ रहे होंगे तो वो भी कुछ अलग आंसर देंगे, हम भी कुछ अलग तरीका से आंसर देंगे, सेम आंसर है, तरीकाएं हमारा क्या रहेगी, बदली हुई। अब जिसका तरीका भयंकर रहेगा भैया उसका मार्क अच्छा मिलेगा। तो आइए दिया हुआ है अवतल दर्पण में, यहाँ पर लिख दिए हम। तो अवतल दर्पण में पहले क्या कह रहे हैं, फोकस दूरी ज्ञात करें, यानी कि F बराबर वाट पता करिए। यदि उसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर, यानी कि R का मान कितना दे रखा है, 36 सेंटीमीटर। अब अवतल में R का मान क्या होता है बताइए। तो अवतल में अभी पीछे बताया है कि R का मान माइनस होता है, अवतल में R का मान क्या होता है, माइनस। हाथना बात दे दिया। तो अब बताएंगे कि F R के बीच संबंध के लिए कौन सूत्र होता है। तो चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर R/2 जानते हैं, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे और हम भी जानते हैं। तो अब हम सोचते हैं कि इसको आगे वैल्यू रख दिया जाए, इसका इन्हें थोड़ा सा लिख देते हैं। देखिए अब बताइए F का मान तो निकालना ही है, तो इसको अपना सेम रहने दीजिए। F बराबर R का मान कितना दे रखा है, R का मान -36 सेंटीमीटर। तो R के जगह पे इसको रखिए -36 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं रखेंगे क्योंकि अब हम क्वेश्चन को बना रहे हैं ना, तो मात्रक नहीं रखते हैं, लास्ट में रखेंगे ना जब आंसर आ जाएगा तब। 36 और बटा में कितना 2, माइनस भी अपना ध्यान में रखना है। तो 2 से 36 कितने मार्क में कट जाएगा, 18 बार में। तो यहाँ से हमारा कितना बार में आ गया, 18, यानी कि F बराबर माइनस कितना 18 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, आंसर है। यानी फोकस दूरी ज्ञात करें, तो अतः मेरा फोकस दूरी कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप हिंदी में लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए कि अतः फोकस दूरी आप लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप हिंदी में बातों को लिखेंगे ना तो माइनस को नहीं दिखाया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोल रहे हैं, फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा धनात्मक में रहती है, दूरी हमेशा क्या में रखती है, धनात्मक में। यहाँ पर आया है चिन्ह, ये चिन्ह जो है दर्पण को संकेत कर रहा है, समझे। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, तो इसी बात को यहाँ लिख दें कि अतः फोकस दूरी हिंदी में जब लिखेंगे तो 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर माइनस नहीं दिखाएंगे, जब हिंदी में लिखेंगे तब। यहाँ दिखा दीजिएगा, यहाँ से कोई टेंशन नहीं है। अब कहेंगे सर हिंदी लिखना जरूरी है, ये भी कह सकते हैं। तो आपका मन भैया, आप चाहेंगे तो लिखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। लिखेंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा, नहीं लिखेंगे तो अब आपका इच्छा है। तो ये बन चुका है, आप इसे उतारें। अगला हम बनाना चाहेंगे। तो चलिए चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं ताकि हमको अगला क्वेश्चन बनाना चाहिए, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जाए, बेटर रहेगा। मेहनत किया जाएगा तो कोई भी चीज़ें जो है ना, मेहनत से बड़ा नहीं होती। आगे क्वेश्चन नंबर देखा जाए क्या। अब हम क्वेश्चन दूसरा के तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने चलते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए, क्या लिख रहा है ना। कह रहा है कि यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझे? एक बार और रिपीट करते हैं। यदि उत्तल दर्पण की, कौन दर्पण है? उत्तल है, फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर यानी एफ का मान है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें यानी आर का मान। तो क्वेश्चन हमको तो समझ में आ गया, जिनको समझ में नहीं आया वो गाना गाइए, हम क्या करें भैया, हम तो समझ में आ गया क्वेश्चन। तो हम लोग वहीं अपना काम करेंगे, हल में दिया वगैरह वगैरह। अब हम डायरेक्टली बना रहे हैं, लेकिन आप फेयर नोट्स बनाएंगे तो उस सेम चीज़ों को लिखते हुए चलेंगे ना, तब डायरेक्टली हम बना रहे हैं। तो क्या दिया हुआ है? दिया है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। ये रख लेते हैं ताकि चिन्ह का पता चले। उत्तल दर्पण में क्या दिया? उत्तल दर्पण में फोकस दूरी यानी एफ का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। अब आप चिन्ह के बारे में क्या कहेंगे भैया बताइए? तो उत्तल दर्पण में जो चिन्ह होता है फोकस का, क्या होता है? प्लस में होता है। ये बात समझ पा रहे हैं? और कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें, हमें पता नहीं है। तो एफ और आर के बीच जो संबंध बताने वाला सूत्र है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है एफ बराबर आर बाई 2। यहाँ तक समझ में आया? जिसका मान दिया है उसको रखिए। तो एफ के जगह पे कितना दे रखा है? 25, यानी इसके जगह पे रख दीजिए 25 बराबर आर बाई 2। क्या ठीक है? एफ के जगह पे इसका मान को रख दिए और फार्मूला आर बाई 2 जैसे 10। अब ये 2 का भागा में, भागा वाला मन कहाँ जाएगा? गुणा में जाएगा ना जी। तो 2 को लाइए तो 2 25 लेना गुणा हो जाएगा, तो इसको यहाँ लिख देते हैं। तो पहले से 25 है या गुणा में कितना आ गया? 2 आ गया। और हेने बेचारे अकेले कौन बच गए? मुंह लटकाए हुए आर बच गए, अकेले बच गए। अब 25 के पारा दुआली पढ़े तो 25 दूनी 50 यानी 50 बराबर आर। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि इसलिए आर बराबर 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर चिन्ह दिखाना हो तो दिखा देंगे प्लस में। यही हमारा आंसर है। मस्त। क्या भारी लगा? तो कोई ज़्यादा भारी भरकम नहीं है। मेन है कि हमें चीज़ों को, चिन्ह को देखते हुए चलना है और अपना नियम कानून से बना लेना है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ था सोल्व करने के लिए, और चलते हैं और बना देते हैं 2 ना। इतना पहले उतार लीजिए। अब भारती भवन का एक बुक है, इसमें ये बुक, इसमें अगर आप लोग चाहेंगे तो बना सकते हैं क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, न्यूमेरिकल दिया हुआ है। पहले इसको उतारिए। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो लेकर इसको उतार लीजिएगा, बाद में आगे बढ़ते हैं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं चीज़ों को। देखिए अब जो भारती भवन का एक बुक है, एक बुक आप बिहार बोर्ड के अधिकतर लोग इससे पढ़ते भी हैं। इस वाले बुक से काफ़ी इसमें अच्छा भी दिया हुआ है। अब कोई बुक अपना पसंद का है, हम किसी बुक का कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें मेहनत को देखना है, बड़ाई छोटा ही नहीं करना है ना। देखिए इसमें पेज नंबर 14 पर आंकिक प्रश्नोत्तर दिया हुआ है। आंकिक प्रश्नोत्तर का मतलब कि उसमें न्यूमेरिकल का आंसर दिया हुआ है बनाकर। तो अब इसमें जब बनाया हुआ है तो फिर हम क्यों बनाएंगे? इसमें जब बनाया हुआ पहले से है तो क्यों बनाएंगे, ये सोच रहे हैं ना। लेकिन वैसा बात नहीं है, हमें क्वेश्चन का बनाने का तरीका समझना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसमें का हम पहला क्वेश्चन क्या करते हैं? बना लेते हैं, और दूसरा आप लोग घर पे बना लीजिएगा बुक से, ठीक है। पहला क्यों हम बना रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हमको समझाना है, ठीक है, इसीलिए हम बना रहे हैं। ऐसे में इसमें बनाया हुआ तो है ही पहले से। चलिए हम अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको मान ले 3 नंबर। अपने क्वेश्चन के मुताबिक इसको 3 नंबर मान लेते हैं। क्या लिखा है जरा पढ़ें।
एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर गोलीय दर्पण दे रखा है। इसका मतलब कि हमको ना ही अवतल से मतलब है ना ही उत्तल से, यानी कि दोनों दर्पण के संयोजन होता है गोलीय, दोनों के मिलाइए ना गोलीय बनता है जी। तो अब हम चिन्ह ना ही प्लस रखेंगे और ना ही माइनस, ऐसे अब कहें सर प्लस माइनस कुछ तो रखना पड़ेगा, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपने इच्छा से प्लस रख लेंगे, अपने इच्छा से माइनस भी रख सकते हैं, लेकिन वो सब छोड़िए, पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? क्वेश्चन है, एक बार और बोल दें। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? तो भैया अब हम चलते हैं हल के तरफ। ये तो हमारा था ही, हल में क्या दिया है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में। तो जैसे ही गोलीय दर्पण आ गया मेरा, उस कंडीशन में हम अपने आप से अपनी इच्छा से वैल्यू प्लस में लेके चलेंगे तो अच्छा आंसर आएगा। चाहे माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन हम प्लस वाला को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, पॉजिटिव पर मेरा ध्यान होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर, यानी किसका मान, आर का मान कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप बेटर समझ पाए होंगे। इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब कि एफ बराबर वाट। तो अब आर हमारा दिया, एफ को हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि एफ बराबर आर बाई 2 जानते ही हैं। यहाँ आर के मान को रख दीजिए, तो एफ बराबर आर का मान कितना है, 24 बटा में 2, तो 24 कट जाएगा कब बार में, 12 बार में। तो हम लिख देंगे कि इसलिए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर। और हिंदी में लिखना है तो क्या लिख देंगे कि अतः गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। यही हमारा आंसर है। मस्त। तो इस तरीका से हम 3 क्वेश्चन को क्या किए, बना दिए ए बराबर आर बाई 2 पर। इसमें एक और क्वेश्चन है, आप चाहेंगे तो बोल देगा, लिख लेंगे, लिखिए बोल देते हैं, होमवर्क के रूप में रहेगा। और कमेंट में आंसर डालिएगा ना कि कितना आ रहा है। क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। एक उत्तल दर्पण की क्या निकालें, फोकस दूरी निकालें, जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 36 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को बना लेंगे होमवर्क के तौर पर, और यही सब बाकी को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अपना अगला टॉपिक की तरफ कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो इसको आप उतार लीजिए, अगला टॉपिक का हेडिंग डालते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो है यहाँ तक तो न्यूमेरिकल को हल कर लिए, लेकिन अब हमारा आगे का जो टॉपिक है वो काफ़ी हमारे लिए अहम हिस्सा है इस पाठ में। क्या है वो है कि जैसे गोलीय दर्पण हमारा है और उसमें 2 हमारे दर्पण आएंगे, अवतल और उत्तल। तो उन अवतल और उत्तल के द्वारा अब वस्तु का क्या पढ़ेंगे, इमेज। मतलब ये सपोज दर्पण है हमारा अवतल, तो वस्तु को हम इसके सामने रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, और हम यहाँ रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, दूरी बढ़ाएं या घटाएं, तो हर कंडीशन में एक जैसा प्रतिबिंब तो बनाएगा नहीं। तो यानी अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे कि एक वस्तु का प्रतिबिंब गोलीय दर्पण कैसे बनाता है। गोलीय दर्पण क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसमें अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों आएंगे। तो अब हम एक एक नाम लेंगे, आगे चल के एक एक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या बोल दें, गोलीय दर्पण, ताकि ये मेरा बात दोनों के लिए लागू हो। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या कह सकते हैं कि यही गोलीय दर्पण में एक वस्तु का प्रतिबिंब कैसे निर्माण हो जाता है। तो उस प्रतिबिंब को निर्माण हम अभी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले कुछ हमें नियम जानना होगा। उससे पहले कुछ हमें क्या जानना होगा, नियम।
पहले ये समझिए कि अगर एक वस्तु है और इसका हमें इमेज प्राप्त करना है दर्पण में, तो गुण क्या होता है कि इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएंगी और वहाँ मिलेंगी, तो वहाँ उसका इमेज बनेगा। तो एक वस्तु का इमेज बनाने के लिए दो किरणों की आवश्यकता होती है। ऐसे बातों को समझिए कि एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इसमें से तो किरणें बहुत से जाएंगी, ठीक है, प्रकाश की किरणें तो अनगिनत होती है, बट हम लोग ग्राफ के तरह समझने के लिए, एक ग्राफ के नियम से समझने के लिए दो किरण को लेंगे। तो हमसे अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाए कि एक वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितने किरण चाहिए, तो दो चाहिए। अब उसके लिए नियम होंगे कि कैसे कैसे भैया किरण आएंगी तो जाकर हमारा इमेज बनेगा। तो उसके लिए हमारा जो टॉपिक बनता है उसका नाम है गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट। हमारा हेडिंग क्या बनता है? गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट। अभी हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं कर रहे हैं। चलिए तब हम लोग हेडिंग डालते हैं। थोड़ा सा लाइट अचानक हमारा जो है कट गया था, इसके लेकर कुछ उसमें प्रॉब्लम आ गया था। तो हेडिंग हम लोग क्या डालने वाले हैं? गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट। तो चलिए लिखा जाए गोलीय दर्पण में किरण आरेख। आरेख का मतलब ग्राफ, यानी वही ना, आलेख भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आरेख भी कहते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे। गोलीय दर्पण में, यहाँ पर में छूट गया है, गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट। किरण आरेखों की बनावट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसी के बदौलत ही एक वस्तु का इमेज बनने में क्या होता है? मदद होता है। और ये समझ जाएंगे तो हमको वस्तु का इमेज निर्माण होने में दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा गोलीय दर्पण में किरण आरेखों की बनावट, ये हेडिंग रहा है। अब इस बनावट को समझने के लिए नियम होते हैं। 3 तरह के नियम हमारे दिए गए हैं। कितने तरह के नियम दिए गए हैं? 3 तरह के नियम दिए गए हैं, ठीक है ना। अब वो तीनों तरह के नियमों को क्या करेंगे, थोड़ा 1-1 करके स्टडी कर लेते हैं। अब रूल नंबर 1 क्या कहता है? जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। मुख्य अक्ष, ये नियम नंबर 1 किरण आरेख की बनावट में नियम नंबर 1 कह रहा है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। आपतित का मतलब क्या? आ रही हो ना, आपतित हो। ये पहला नियम हमारा है। अब इस नियम में जानेंगे कि क्या होता है। नियम नंबर 1 क्या कह रहा है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। अब कहेंगे सर किसके? मुख्य अक्ष माने किसके? तो भैया हेडिंग ऊपर क्या डाले हैं? गोलीय दर्पण के। तो क्या बार बार गोलीय दर्पण लिखना सही लगेगा? आपका इच्छा होगा तो लिख लेंगे कि जब किरण गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। ऐसे लिखने में थोड़ा अजीब लगेगा, हम सोच रहे हैं कि ये से अच्छा लग रहा है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है, मेन यही है समझना कि क्या हो रहा है। तो चलिए इसमें हम कुछ बातों को अब क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या होता है? जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यहाँ पर 2 कंडीशन उत्पन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण 2 भाग में बढ़ते हैं, एक का नाम है अवतल और एक का नाम है उत्तल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो, लिख दें इस बात को, चाहेंगे तब लिख लेंगे कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो लिखने के बाद यहाँ पर रुक जाएंगे। यदि, नीचे लिखेंगे यदि दर्पण अवतल हो। यदि दर्पण क्या हो? अवतल। अगर दर्पण अवतल है, आही काम हो रहा है,
तो वो किरण दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। बात समझ में नहीं आया? जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, अगर वो दर्पण अवतल हो जाए, अवतल से टकराएगी तो मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरेगी। जो मुख्य अक्ष पे फोकस होते हैं उसी से काटते हुए जाएगी। अभी बात समझ में नहीं आया? चित्र बनाएंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए चित्र को बना रहे हैं। बाउंस नहीं ना कर रही वाला बात। अब भैया करेंगे क्या, समझना तो है ही हम लोगों को। रूल नंबर पहला क्या कहता है? रूल नंबर पहला कहता है कि जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो क्या होगा? तो दर्पण अवतल है तो देखिए क्या हो रहा है। ये दर्पण है मेरा, इसका नाम है, नाम लिख देंगे, पहले रुक जाइए, नाम दे दीजिए एम डैश। इसका मुख्य अक्ष बना लीजिए इस तरह से। यहाँ पर क्या होते हैं? इसका ध्रुव होते हैं और यहाँ पर सेंटर मान लीजिए अपने अनुमान से। रूल नंबर 1 कह रहा है, रूल नंबर 1 कह रहा है कि जब किरण मुख्य अक्ष के क्या हो, समांतर हो, और दर्पण कहीं मेरा क्या हो जाए, अवतल, तो अवतल जैसे ही हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, ये जाएगी किरण, ये ना किरण जा रही है, ये किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो दर्पण से जैसे ही टकराएगी ना तो फोकस से होकर गुजरेगी, यानी यहाँ पर जहाँ काटेगा वो क्या होगा, फोकस होगा। बात समझे? तो ये पहला रूल हमारा अवतल दर्पण के लिए हुआ। यहीं अब कहीं हाई वाला बात समझ गए ना, कि यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण में जाए तो कैसे गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अगर कहीं ना कहीं ये क्या हो जाए, यदि दर्पण क्या हो, उत्तल हो, तब क्या होगा बताइए? तो उस कंडीशन में फोकस से जाती हुई नहीं, अब फोकस से एक आती हुई प्रतीत होगी, माने काल्पनिक प्रतीत होगी, और वास्तविक रूप से फोकस से जा रहा है। अगर कहीं उत्तल आ गया ना दर्पण में तो वो आती हुई माने एक अनुभव होगा, कल्पना होगा कि आ रही है फोकस के दिशा में, बट रियलिटी में नहीं होता ना। तो चलिए उत्तल का भी इमेज बना के देख लेते हैं। तो भाई अब बना लीजिए इमेज और तब उसके बाद उत्तल का बनाइएगा। यानी रूल नंबर 1 में 2 इमेज बनाना पड़ा है। क्यों? क्योंकि एगो अवतल दर्पण के लिए और एगो उत्तल दर्पण के लिए। तो चलिए चीज़ों को अब हम मिटा लेते हैं और उत्तल का बनाते हैं। गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस बार ना। आज 18 तारीख हो गया, पृथ्वी जो होती है ना सूर्य के काफ़ी नज़दीक आ गई है और गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, और होना चाहिए, होगा तभी ना जाड़ा महसूस होगा। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी आज जाड़ा लग रहा है तो सॉरी, आज गर्मी जितना मात्रा में लग रहा है तो हो सकता है कि जाड़ा भी लगे। क्या दर्पण क्या हो, उत्तल हो, तो उत्तल का फिगर कैसे बनता है, ऐसे बनता है। इसका पेंटिंग अंदर से होंगी ऐसे। ये है एम और एम डैश, इसका खुद का मुख्य अक्ष होते हैं। ये हमारे इसका ध्रुव है, इनके वक्रता केंद्र है। किरणें रूल नंबर 1 का कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो। तो चलिए मुख्य अक्ष के समांतर हमारा किरणें आ रही है ये। अब मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही गई तो इस दर्पण का काम क्या है कि किरणों को टकरा के भेज देगा, किधर, उधर भेज देगा। यहाँ से गया और ऐसे हो गया, क्योंकि भाई दर्पण है, परावर्तन करेगा किरण को। तो ये आपतित किरण आई, ये क्या हो गई, परावर्तित किरण हो गई। इसका कहीं फोकस तो बना नहीं, लेकिन कल्पना करेंगे इस वाले किरण को हल्का पीछे बढ़ाएंगे कल्पना में, तो कहीं जाके क्या करेगा, कहीं काटेगा। यहाँ पर काट रहा है और जहाँ काट रहा है वहाँ उसका क्या बन रहा है, फोकस। तो देखिए, तो अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए और दर्पण क्या हो, उत्तल, तो फोकस के दिशा से क्या हो रही है, आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये बात हमें क्या करना होगा, लिखना होगा। हमें लिख लेंगे में चाहेंगे तो, कि जब यदि दर्पण उत्तल हो तो फोकस के दिशा से आती हुई प्रतीत होती है, और ऊपर वाला में लिख लेंगे कि फोकस के दिशा से होकर गुजरती है। समझ गए पहला रूल।
अब हम रूल नंबर दूसरा पे चलते हैं, इसको आप उतारिए तब तक। तो देखा जाए रूल नंबर दूसरा। रूल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है? रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि जब किरण फोकस के दिशा में आपतित हो, जब किरण किसके दिशा में आपतित हो? फोकस के। लिख सकते हैं हम यहाँ पर, जब किरण फोकस के दिशा में आपतित हो। जब किरण किस दिशा में आपतित हो? फोकस के दिशा में। तो ये जो दो शर्त बनेंगे ना जी, क्यों? क्योंकि ये जब किरण फोकस की दिशा में आए तो किसके लिए? हमारा मेन हेडिंग क्या था? गोलीय दर्पण के लिए। बार बार इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि जब किरण फोकस की दिशा में आपतित हो तो भैया दोनों अवतलों की बात कर रहा है और उत्तल की भी। तो यहाँ पर थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा ना कुछ अपने से बातों को। यहाँ पर कुछ लिखेंगे ना जी, अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट हेडिंग पे काम चला लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ये वाला बात लिखेंगे, जब किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है, जब किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है तो लिखने के बाद अब दो कंडीशन हो जाएगा। इस तरह से मान लीजिए कि लिख दिए, तो यदि दर्पण, अब सुनिए ना, इस बात को समझा दें। ये वाला जो रूल है ना, रूल ये वाला, ये दोनों दर्पण के लिए एक ही जैसा लागू होता है। क्या? ये वाला लिखा ना कि जब किरण फोकस के दिशा में आपतित हो, तो हम ये जी तो कर रहे हैं ना, हम सोच रहे हैं कि इसको हटा दें और ये दर्पण को भी लिखना मिटा दें डायरेक्टली। अब एक ही नियम में है इसका। क्या मैंने नहीं समझ पा रहा क्या कर रहे हैं? अवतलों के लिए वो बात कहेगा और उत्तल के लिए भी वही कहेगा। तो फिर हम क्यों अब दुहाली लिखेंगे? अब पीछे वाले में थोड़ा कुछ डिफरेंट था तो इसीलिए हमने दुहाली कर दिया। हम सोच रहे हैं कि इसको एक ही बार में लिख लिया जाए और दोनों का चित्र अलग अलग बना लेंगे। क्या तकलीफ है? फिर दुहाली हेडिंग डालने से बेटर ना है कि एक ही वाली में काम हो जाए। तो चलिए एक ही वाली में समझ लेते हैं क्या होता है। अब इस बात को बोल देते हैं ना, यहाँ पर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि जब किरण, ये कोड भाषा है, आप लोग समझ सकते हैं ना कोड भाषा? नहीं समझ सकते, कोड भाषा की बात हो रहा है। जब किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है में लिखना है, इधर आप लिखिए, बोल रहे हैं। जब किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी अब हमने दर्पण का नाम लिया है तो चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल, दोनों के लिए सेम कंडीशन हो गया ना। और नहीं हुआ रहता तो हम नाम लिए रहते। तो बोलिए रूल नंबर दूसरा क्या कहता है कि जब किरण फोकस के दिशा में आपतित हो तो क्या होगा? कोई पूछ ही देगा हमसे कि हतना बात है तो बताइए तो क्या होगा? तो हम अपना आंसर में लिखेंगे कि जब किरण फोकस के दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अभी बात चित्र को बनाने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चित्र बना लेते हैं। एक बार चित्र बना देते हैं किसका? अवतल दर्पण में, यही वाला रूल का, और एक बार उत्तल दर्पण में, और दोनों सेम नियम करिए रहा है। तो चलिए वो एजी बना लेते हैं, छोटा सा ही में समझ लीजिएगा। ये है मेरा अवतल दर्पण, इसका अपना खुद का मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव है और यहाँ पर सेंटर है। फास्ट बना रहे ना, नाम MM डैश। कह रहा है कि किसके दिशा में आपतित हो? फोकस के दिशा में। तो फोकस यहाँ पर बनाना पड़ेगा अनुमान से। चलिए ये फोकस है।
तो अब बताइए कि किरण हमारा किधर से आ रही है, फोकस के दिशा में। तो फोकस की दिशा में आने के लिए मेरे पास दो गो रास्ता है, या तो प्रकाश की किरण इधर से आएंगी ना जी, या तो प्रकाश किरण इधर से जाएंगी। फोकस के दिशा में जाने के लिए मेरे पास, सॉरी हेने से कहाँ से जाएगा, हेने दर्पण छेद करके थोड़े जाएगा, गलती ना हो जाएगा। हाई ठीक है, हेने से लाइट मारेगा कोई तो आ सकता है, तो हेनियों से कोई लाइट मार सकता है, नहीं हेनियों से कोई लाइट मार सकता है। फोकस के दिशा में किरण लाने के लिए कब वो हमारे पास देख रहे हैं, या तो कोई इधर से मार देगा या कोई इधर से। तो कौन हम लेके चलें, और यो लेके चलेंगे तो वही काम, वो लेके तो यही काम। चले ऊपर वाला ले लेते हैं, ठीक है, आप चाहेंगे तो नीचे वाला भी ले सकते हैं। तो बात हमारा है कि किरण कहाँ, मैंने ये जब किरण फोकस की दिशा में, यानी फोकस दिशा में आ रही है इस तरह से, ऐसे जा रही है ना, ये वाला समझ गए। तो चलिए ये आ रही है किरण एकदम में फोकस की दिशा में गई। अब जैसे ही फोकस की दिशा में गई तो क्या रूल कहता है मेरा, क्या लिखे थे अभी, दर्पण से परावर्तन, यानी दर्पण से गया यहाँ पर, दर्पण पे आया टकराया, और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी देखिए मुख्य अक्ष है, ये देखिए समांतर है, दोनों समांतर है कि नहीं है। तो ये बात करे कि जब किरण मुख्य अक्ष के, सॉरी जब किरण फोकस के दिशा में क्या हो आ रही हो, ये फोकस है, आप देखें इस किरण का चिन्ह देखिए, इसका डायरेक्शन देखिए कहाँ जा रही है, सी के तरफ जा रही है कि एफ के तरफ, तो ये तो जा रही है एफ के तरफ। जैसे ही एफ के तरफ जाएगा 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 और दर्पण से टकराएगा, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये काम हुआ अवतल में, आइए उत्तल में बना के देखते हैं। उत्तल में ऐसे समझ लीजिए, इसका चित्र इससे बनेगा इस तरह से, ये मेरा इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये है ध्रुव, यहाँ पर इसका बनता है फोकस, यहाँ पर होता है सेंटर। प्रकाश किरणें कहाँ से आएंगी, हेने से तो कहीं जाएंगी नहीं, क्यों, क्योंकि इन्हें पेंट है। प्रकाश किरण इधर से ना आएंगी कहीं से भी, बात समझ में आ रहा है। हेने से कोई टार्च मारेंगे पेंट वाली तरफ से, तो फिर उन्हें परावर्तन कहाँ से होगा। कभी भी मेरा जो है प्रकाश की किरणें आएंगी तो दर्पण के सामने से ना आएंगे, तो पीछे ना हो गया। तो हमको कह रहा है कि फोकस के दिशा में, यानी कैसे किरण लेके जाएं। हमको लग रहा है कि एगो ऐसे अगर भेजें ये वाला, कहीं ना कहीं ये फोकस की दिशा में जा सकता है। एगो इधर से अगर भेजें हेने से, मेरा ध्यान एक पर है, सी पे मत देख लीजिएगा, सी पे जाने का मतलब होने ना हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो या तो एगो किरण फोकस की दिशा में होने से आ सकती है, या तो एगो इधर से आ सकती है। चलिए ऊपरे वाला ले लेते हैं कि नीचे वाला ले लें, कौन ले सकते हैं, अच्छा लगता है इधर वाला से फिगर बनाने में। तो किरण हमारे कहाँ आ रही है, फोकस की दिशा में ना, तो लेके आए फोकस की दिशा में, एकदम फोकस की दिशा में जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। लेकिन जैसे ही दर्पण के पास आएगी, कहे कि ओ हो, सोचे तो थे कि एकदम फोकस के दिशा में जाएंगे, सोचा था, लेकिन तले बिचही में आ गया दर्पण। ये कहा कि हम नहीं जाने देंगे। क्या कह रहा है जी, दर्पण कह रहा है, कहा है क्योंकि हम हीरो हैं, तो हीरो भैया मार के हीरो को जाइएगा थोड़े, वो तो मारेगा दो चार देगा पटक देगा। तो ये क्या कर रहा है अब, लेकिन मन में क्या सोचा था किरण, जो किरण क्या सोचा था, जा रहे हैं फोकस के दिशा में, कल्पना कर लीजिए ऐसे, टेढ़ा मेढ़ा मत बन जाए, फिगर आप लोग बनाइएगा बढ़िया से। लेकिन वो सोचा है मन में कि जाएंगे फोकस में, लेकिन दर्पण जैसे ही आया तो इसको क्या कर दिया, इधर जाओ, मुख्य अक्ष के क्या हो जाए, समांतर हो जाओ। तो इस तरह से देख रहे हैं, एगो तो रियलिटी में समांतर हो गई, एगो कल्पना से बनी तब वो जाके समांतरे हो गई। तो ये रूल नंबर 2 समाप्त हो गए। भारी लगा रूल नंबर 2, वैसे ही तो रूल नंबर 1 था, बट वहाँ पर 2 खाली नाम ले लिए थे, एगो अवतल के स्पेशली अलग से पढ़ लिए, एगो उत्तल को स्पेशली पढ़ लिए। अब हमें चाहिए रूल नंबर 3 और लास्ट ये है ना। तो चलिए रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। इस चित्र को बना लीजिए तो अच्छा रहेगा। हम हाथे से बनाए हैं, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप फेयर नोट्स पे बनाएंगे अच्छे ढंग से, पेंसिल से फिगर बनाएंगे। और ये सब किरणों को जो खींच रहे हैं स्केल से खींचिएगा, और टांगा जो भी है इसका नाम है, उससे फिगर बनेगा, अच्छा लगेगा ना। तो आइए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, इसको मिटा दें।
सपने एक देखेंगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपने एक देखेंगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वे मंजर बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएंगी। क्या अच्छा रहा ना। तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव माइंड होना चाहिए। हम लोग जो है सपना एक देखेंगे मेहनत करने के लिए तो बड़ी मुश्किलें आता है, लेकिन अगर जब हमें सफलताएं मिल जाएंगी तो लोग वाह वाह तालियां बजाएंगे। नहीं, आइए रूल नंबर 3 के तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3, जब किरण केंद्र के दिशा में आपतित हो, केंद्र के दिशा में आपतित हो। रूल नंबर 3 बताएंगे क्या कह रहा है। जब किरण केंद्र के दिशा में क्या हो, आपतित हो। तो चलिए भैया इसमें तो कुछ बातें लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है समझा देते हैं बातों को कि अगर जब किरण हमें लिखेंगे, लिखना होगा तो वही बात को समझा देते हैं कि जब किरण केंद्र की दिशा में आती है तो दर्पण से टकरा कर और अपने ही मार्ग पर सीधा लौट जाती है। मतलब ऐसे आया ये वाला और गया और टकरा के फिर वापस अपने ही मार्ग पर आ जाएगा। अब दूसरा रास्ता बदलेगा नहीं। कब? जब किरण केंद्र की दिशा में आपतित होगी तब। बोलिए तो क्या होता है। हमने क्वेश्चन किया कि बताइए कि जब कोई किरण केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो क्या होता है। तो आपको आंसर देना होगा कि जब किरण केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है, अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। अब इस बात को चित्र बना के समझेंगे। और ये भी रूल तीसरा भी दोनों दर्पण पे समान लागू हो रहा है। मतलब अवतल के लिए सेम, अवतल के लिए भी सेम लागू हो रहा है। तो आइए अब हम चित्र बनाते हैं। बात लिखने के बाद चित्र बनाएंगे ना। तो चलिए इसको चित्र बनाते हैं एक बार अवतल के लिए। तो ये रहा अवतल, ये रहा इसका पेंट और अपना खुद का इसका मुख्य अक्ष, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर इसका फोकस और यहाँ पर इसका सेंटर। कह रहा है कि किरणें जो आ रही है किसके दिशा में है, केंद्र की दिशा में। तो केंद्र तो हमारा है ये है ना जी। फोकस को भूल जाइए, अब कहाँ केंद्र को। तो केंद्र पर किरणें या तो इधर से जा सकती है या तो इधर से जा सकती है। तो हम इधर वाला अच्छा लगता है, इसी को ले लेते हैं। तो केंद्र की दिशा में जा रही है किरणें, ये केंद्र की दिशा में जा रही है और जाते जाते अपना आराम से पहुंची कहाँ है, यहाँ पर दर्पण पर। समझ में आ रहा है बातें, ध्यान से समझिए। ये किरणें दिखाई दे रहा है ना, ये किरणें जा रही है जा रही है जा रही है, कहाँ जा रही है, सेंटर की तरफ। सेंटर से होते होते गई दर्पण पे। अब दर्पण पे टकराएगी तो फिर अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। इस तरीका से रूल नंबर 3 में क्या होता है कि जब कोई किरण सेंटर के दिशा में जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट आती है। ये रहा है अवतल में। अब आइए उत्तल के तरफ चलते हैं। तो उत्तल में इमेज बना लिया जाए ऐसे। ये हमारा रहा, ब्लैक से बना दे क्या, थोड़ा सा डाउन दिख रहा है ना, ये वाला कुछ डाउन दिख रहा है, ब्लैक से बनाते हैं। ये ऐसे है और इस तरह से पेंट कर दिया जाए। ये उसका बन गया ध्रुव, यहाँ पर बन गया मान लीजिए फॉल और यहाँ बन गया सी। किरण बताइए केने आ रही है, केने सेंटर के की फोकस के दिशा में। तो हमारा खुद लिखा है केंद्र, तो केंद्र के दिशा में आ रही है। इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। तो चलिए हम इधर से लेते हैं। कहेंगे सर हमेशा आप कहें उधर के पक्ष में है, तो आपको क्या लगता है कि हमको घूस दिया है क्या, किसके हम पक्ष में रहेंगे। हम अपना इच्छा लग रहा है उधर से बना दे रहे हैं, आपका इच्छा करेगा तो हेने से बना देंगे। कहेंगे सर हेनिए से बनाइए ना, लो इधर से बनाते हैं। महान इंसान कसमें खा लेते हैं क्या आप लोग। हेने से जा रही है थोड़ा, अरे तो अजीब लग रहा है, टेढ़ा जा रही है, सीधा करिए, साइज नापिए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है ना। जा रही है ना सेंटर पर, फोकस में मत देना, सेंटर पे जा रही है। अब हम स्केल नहीं लिए कि रह के इसे माप लें कि जा रही है। मान लीजिएगा
कल्पना में देखेंगे तो कहाँ जा रही है, कल्पना में इन्हें, अरे टेढ़ा बन गया जी, चलिए ये सी कर देते हैं, यहाँ पर समझिए सी है। तो देखिए अब जा रहा है, मन किया इसका कि कहाँ जाएंगे, सेंटर के दिशा में, समझ में आ रहा है, ये वाला किरण, इस किरण का मुख्य उद्देश्य कहाँ जाना है, एकदम मस्त टिंग डिंग 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 सेंटर पे ना। लेकिन इस सोचा था सेंटर के दिशा में जाने को, बट दर्पण जी आ गए, दर्पण जी क्या कर रहे, आ गए। वो जैसे ही आए तो कहें कि जाओ 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 वापस जाओ, फिर के चले जाओ। एजे से बेचारा एजे से मुड़ के आ गया, गया था सीधे सेंटर के तरफ, बट क्या किया, एजे से आ गया। तो इसका फिगर बड़ा भयंकर बना है। कहेंगे सर ये कैसा बना है फिगर, ये तो बड़ा अजीबे लग रहा है। तब हम क्या करें, मेरे घर का थोड़ा कि अजीबे लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो रूल हुआ तीनों समाप्त हो गए। और अब हम प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, इन्हीं दर्पणों में प्रतिबिंब कैसे बनता है। इसमें हमने 3 गो किरणें पढ़ा, लेकिन जब एक वस्तु का इमेज बनाने चलेंगे तो 2 किरण लेंगे। रूल में 3 गो पढ़े हैं लेकिन 2 गो लेंगे। अब कौन लेंगे, वो वस्तु की स्थिति कहाँ रखी जा रही है उसके आधार पर डिपेंड करेगा। इच्छा कभी करता है तो सेंटर वाला ले लेंगे, कभी फोकस वाला, कभी मुख्य अक्ष के समांतर वाला कोई ले लेंगे ना। कहाँ वस्तु रखी गई है ये डिपेंड करेगा। तो आज मेरा इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का मेरा बहुत सारे शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छा जीवन में सफलता पाएं। तो जय हिंद, जय भारत।